नमस्कार दोस्तों, आरटी लेक्चर्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने जीआईटी इन्वेस्टिगेशंस की बेरियम स्टडीज़ के अंदर हमने कंप्लीट किया था बेरियम स्वेलो, बेरियम मील, बीएमएफटी एंड एंट्रोक्लासिस प्रोसीजर्स को। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे बेरियम एनेमा टेस्ट को, जिसे हम लार्ज बाउल एनेमा के नाम से भी जानते हैं। तो लार्ज बाउल एनेमा को हम यहाँ पर इसके इंडिकेशंस से लेके इसके आफ्टर केयरिंग तक के सभी पॉइंट्स को वन बाय वन करके कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। और अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ इसे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन से आप अपडेट रहें। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की कि बेरियम एनेमा टेस्ट क्या होता है। यहाँ पर जो एनेमा वर्ड है, एनेमा का मतलब होता है कि एनेमा इज द इंजेक्शन ऑफ ए लिक्विड इनटू योर रेक्टम थ्रू ए ट्यूब। एक ट्यूब के थ्रू रेक्टम के अंदर लिक्विड को इंजेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम यहाँ पर कहते हैं एनेमा। एंड जो बेरियम एनेमा इसको नाम दिया गया है वो इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर बेरियम जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है उसको ट्यूब के थ्रू यहाँ पर रेक्टम के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है यहाँ पर बेरियम एनेमा। बात करें इसके डेफिनेशन की, किस प्रकार से इसे परिभाषित कर सकते हैं, तो बेरियम एनेमा इज ए रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ द लार्ज बाउल विद द इंट्रोडक्शन ऑफ बेरियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया थ्रू द रेक्टम विद द हेल्प ऑफ रेक्टल ट्यूब। तो बेरियम जो एनेमा है एक प्रकार का रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन होता है जिसके अंदर एक रेक्टल ट्यूब की सहायता से रेक्टम के अंदर बेरियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया का इंट्रोडक्शन किया जाता है, बेरियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट किया जाता है रेक्टम के अंदर और है एंड टू डायग्नोस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अबनॉर्मलिटीज ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो इस प्रकार से जो बेरियम एनेमा के ट्यूब, बेरियम रेक्टल ट्यूब के द्वारा बेरियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करके जो लार्ज बाउल की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल अबनॉर्मलिटीज होती है उनको यहाँ पर डायग्नोस किया जाता है। अब देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर बेरियम कॉन्ट्रास्ट को इस प्रकार से इंजेक्ट किया जाता है और जैसे ही बेरियम कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट किया जाता है तो डिफरेंट वेज के अंदर इसकी रेडियोग्राफिक इमेज यहाँ पर ली जाती है। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन की एनाटॉमी की, तो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन है उसे हम लार्ज बाउल के नाम से भी जानते हैं एंड ये लगभग 1.5 मीटर लॉन्ग होते हैं और ये सीकम के लेवल से स्टार्ट होती है और यहाँ पर एनस के लेवल पर ये एंड होती है। बात करें फंक्शंस की इसके, तो फंक्शंस क्या होते हैं इसके, अब वाटर और जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका अब्जॉर्प्शन करना एंड जो स्टूल होता है यानी मल होता है उसको त्यागने से पूर्व उसका स्टोरेज करके रखना। 4 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम एंड एनल कैनाल के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सीकम वाले पार्ट की। तो सीकम वाला पार्ट होता है, ये पाउच लाइक संरचना होती है सीकम और ये 6 इंच इसकी लेंथ होती है और ये लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे वाइडेस्ट यानी सबसे चौड़ा पार्ट होता है एंड एक बोम शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है इज कनेक्टेड टू इट। एक बोम यानी कि कर्मी की शेप के एक स्ट्रक्चर होती है जो कि जिसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं, वो एक प्रकार का वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, वो इससे कनेक्टेड होता है नीचे से, ठीक है। तो जिसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं क्योंकि जो वर्मीफॉर्म नाम है एक लैटिन वर्ड है, तो वर्मीफॉर्म का मतलब होता है एक कर्मीनुमा संरचना, ठीक है। सेपरेट फ्रॉम द आइलियम बाय द आइलियोसिकल वोल्व, ये आइलियोसिकल वोल्व के द्वारा आइलियम से सेपरेट होती है जो सीकम पार्ट होता है वो। नेक्स्ट बात करते हैं कोलोन की, तो कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, और ये डिवाइडेड होता है 4 सेक्शंस के अंदर, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन। दिस इज असेंडिंग कोलोन, दिस इज ट्रांसफर कोलोन एंड दिस इज डिसेंडिंग कोलोन एंड लास्ट इज सिग्मोइड कोलोन। इसके अंदर कोलोन में 2 फ्लेक्सर्स यानी कर्वेचर होते हैं। फर्स्ट जो फ्लेक्सर या कर्वेचर होता है उसे अपन कहते हैं यहाँ पर राइट कोलिक फ्लेक्सर या इसी को कहते हैं यहाँ पर हिपेटिक फ्लेक्सर। ये फ्लेक्सर होता है
लीवर के जस्ट नीचे सिचुएटेड होता है, इसलिए इसको यहाँ पर हेपेटिक फ्लेक्सर कहा गया है। एंड जो सेकंड वाला है यहाँ पर वो है लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर, या इसी को कहते हैं हम यहाँ पर स्प्लेनिक फ्लेक्सर। स्प्लेनिक फ्लेक्सर यहाँ पर स्प्लीन के जस्ट नीचे सिचुएटेड होता है, इसलिए यहाँ पर इसको कहा गया है स्प्लेनिक फ्लेक्सर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रेक्टम की। तो रेक्टम क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट 15 सेंटीमीटर लंबा पोर्शन होता है, और ये भी एक पाउचनुमा संरचना होती है, और इसका काम होता है फीसेस यानी स्टूल को यानी मल को स्टोर करके रखना। कनेक्टेड टू द सिग्मोइड कोलोन बाई रेक्टोसिग्मोइडल जंक्शन। सिग्मोइड कोलोन से यहाँ पर रेक्टोसिग्मोइडल जंक्शन होता है, उसके द्वारा कनेक्टेड होता है। एंड ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन ये रेक्टम का पोर्शन है। बात करें नेक्स्ट, इसका जो लास्ट पोर्शन है वो है एनल कैनाल। एनल कैनाल लार्ज इंटेस्टाइन का टर्मिनल पार्ट होता है, और ये इसकी जो लेंथ होती है लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है ये है यहाँ पर एनल कैनाल। एनल कैनाल के अंदर 2 स्पिंक्टर होते हैं, एक होता है इंटरनल स्पिंक्टर और एक होता है एक्सटर्नल स्पिंक्टर, जो कि मसल्स से बने हुए होते हैं। इंटरनल स्पिंक्टर हमारे नियंत्रण में नहीं होता है, यानी इनवॉलंटरी होता है, अनैच्छिक होता है, और जो एक्सटर्नल स्पिंक्टर होता है वो हमारे नियंत्रण में होता है, यानी कि वॉलंटरी ऐच्छिक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके इंडिकेशंस की। तो यहाँ पर इंडिकेशंस यानी कि ये बैरियम एनेमा टेस्ट कब कब किया जाता है। फर्स्ट है एब्डोमिनल पेन, पेट दर्द होने पर। क्रॉन्स डिजीज, क्रॉन्स डिजीज एक प्रकार की इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है, जिसके अंदर जो बाउल है, कोलोन है, वो इन्फ्लेमेट हो जाता है, उसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है। एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग और रेक्टल ब्लीडिंग, यानी कि कोलोन में किसी प्रकार की ब्लीडिंग हो या रेक्टम में किसी प्रकार की ब्लीडिंग हो। अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सर्स के कारण कोलोन का इन्फ्लामेशन आना कोलोन के अंदर, वो कहलाता है यहाँ पर अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, अल्सर्स एक प्रकार के लीजन्स होते हैं जिसके अंदर जो कोलोन की जो अंदर वाली लेयर होती है म्यूकोसा, उसके अंदर रप्चर हो जाती है, वो उसके रप्चर होने से वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, और वहाँ पर वो लीड करता है कोलाइटिस को। क्रॉनिक डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन, लंबे समय से डायरिया हो एंड कॉन्स्टिपेशन हो। पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन इन लार्ज बाउल, आंशिक रुकावट हो लार्ज बाउल के अंदर। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, अत्यधिक मात्रा में वेट लॉस हो। कोलोन कैंसर, कोलोन का कैंसर हो जो कि जनरली डेवलप होता है पोलिप्स के थ्रू। एंड नेक्स्ट है वेलवे डायवर्टिकुलम अल्सर्स एंड पोलिप्स, अल्सर्स मैंने बताया है। एंड डायवर्टिकुलम एक लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बाहर की तरफ आउटवर्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स बनती है, पाउच लाइक ग्रोथ होती है, जिसे अपन कहते हैं यहाँ पर डायवर्टिकुलम। एंड पोलिप्स होते हैं जो इसके जो म्यूकोसा लेयर होती है उसके अंदर सेल्स की अबनॉर्मल ग्रोथ को यहाँ पर इंडिकेट करते हैं, उसे अपन कहते हैं यहाँ पर पोलिप्स। ठीक है, एक यहाँ पर है वोल्वुलस की कंडीशन। वोल्वुलस क्या होता है? जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका ट्विस्ट हो जाना, तो ट्विस्टेड की कंडीशन होती है, उसे कहते हैं अपन यहाँ पर वोल्वुलस। तो वोल्वुलस को यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं। इनकन्क्लूसिव कोलोनोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी से किसी प्रकार के निष्कर्ष नहीं निकलते हैं, तब ये प्रोसीजर करती हैं। चेंज इन बाउल हैबिट्स, बाउल की हैबिट्स के अंदर चेंज होने पर यह प्रोसीजर किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस की। तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि इस प्रोसीजर को हम कब कब नहीं कर सकते। फर्स्ट है जब सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी हो या सस्पेक्टेड परफोरेशन हो, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में कहीं पे छिद्र हो। एंड कंप्लीट लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, लार्ज बाउल का पूर्णतः बंद हो जाना, ऑब्स्ट्रक्शन होना, पूर्णतः रुकावट आ जाना। एंड रिसेंट सर्जरी और बायोप्सी ऑफ द कोलोन, कोलोन की हाल ही में सर्जरी या ऑपरेशन हुआ हो या बायोप्सी हुई हो तो उस कंडीशन में भी नहीं कर सकते। एंड टॉक्सिक मेगाकोलोन, टॉक्सिक मेगाकोलोन क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन के कारण लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि कोलोन एक्सपेंड हो जाता है, डायलेट हो जाता है और डिस्टेंड हो जाता है, तो उस कंडीशन को यहाँ पर कहते हैं टॉक्सिक मेगाकोलोन। तो उस कंडीशन में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट मीडिया की। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया किसी भी एक ब्रांड का कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जनरली पॉलीबार 115% वेट बाय वॉल्यूम का कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज किया जाता है डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के लिए। एंड इसकी 30% वेट बाय वॉल्यूम डेंसिटी यूज की जाती है सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के लिए। बात करें कितना वॉल्यूम लिया जाता है कॉन्ट्रास्ट मीडिया का पानी के साथ डाइल्यूट करके,
तो वो लिया जाता है यहाँ पर 500 ml से 1000 ml के बीच में। एंड डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के लिए यहाँ पर रूम एयर या फिर CO2 का यूज करते हैं। ठीक है। गैस्ट्रोग्राफ इन कॉन्ट्रास्ट मीडिया, जब बेरियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेट होता है, तो उस टाइम हम यूज करते हैं यहाँ पर गैस्ट्रोग्राफ इन कॉन्ट्रास्ट मीडिया का, जो कि वाटर सोल्यूबल आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है। और ये कब यूज किया जाता है, जब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सस्पेक्टेड परफोरेशन हो, परफोरेशन का पता लग जाता है इस कॉन्ट्रास्ट मीडिया से, गैस्ट्रोग्राफिन से, तब उस कंडीशन में हम बेरियम का यूज ना करके गैस्ट्रोग्राफिन कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इक्विपमेंट्स की, यानी कौन से इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है इस प्रोसीजर के दौरान। फर्स्ट है फ्लोरोस्कोपी यूनिट IITV सिस्टम के साथ में, स्पॉट फिल्म डिवाइस, डिस्टिल वाटर बेरियम प्रिपरेशन के लिए, रेडियोग्राफिक कैसेट्स, 20 mg बस्कोपन का IV इंजेक्शन या फिर 1 mg ग्लूकागोन का IV इंजेक्शन। रेक्टल ट्यूब का एग्जांपल है यहाँ पर मिलर ट्यूब का यूज करते हैं रेक्टल ट्यूब के रूप में, जिसके अंदर 3 ट्यूब्स होती हैं। एक बड़ी ट्यूब होती है जिसका बड़ा डायमीटर होता है, वो बेरियम कॉन्ट्रास्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है। एंड एक ट्यूब होती है यहाँ पर गैस या CO2 को एडमिनिस्टर करने के लिए। एंड एक छोटी सी और ट्यूब होती है, वो होती है बैलून को इन्फ्लेमेट करने के लिए। एक यहाँ पर चाहिए होता है एनेमा बैग। ठीक है। एक चाहिए होता है यहाँ पर न्यूमेटिक बल्ब। न्यूमेटिक बल्ब को यहाँ पर जो स्मॉल ट्यूब होती है वहाँ से कनेक्ट करके गैस या फिर CO2 को इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है रेक्टम के अंदर। एंड एक चाहिए होता है यहाँ पर हैंड पंप। उस हैंड पंप या न्यूमेटिक ट्यूब की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, जो डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के अंदर CO2 को पंप करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं पेशेंट के प्रिपरेशन की, किस प्रकार से पेशेंट को तैयार किया जाता है इस प्रोसीजर से पूर्व। पेशेंट की क्या तैयारियां होती हैं, तो पेशेंट को स्टडी से 3 दिन पूर्व तक लो डाइट के ऊपर रखा जाता है, और एग्जामिनेशन वाले दिन पेशेंट को अत्यधिक मात्रा में पानी पिलाया जाता है, प्लेंटी ऑफ वाटर दिया जाता है, और स्टॉप द आयरन कंटेनिंग मेडिसिन 2 days प्रायर टू द एग्जामिनेशन बिकॉज दे मेक द स्टूल अधेयर टू म्यूकोसा। पेशेंट की एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले आयरन कंटेनिंग जो जितनी भी मेडिसिन होती है उनको बंद करवा दी जाती है, बिकॉज ये मेडिसिन क्या करती हैं, स्टूल को म्यूकोसा से चिपकाने का काम करती है। तो इसलिए इनको बंद करवाया जाता है, बिकॉज ये म्यूकोसा जो स्टूल है म्यूकोसा से चिपक जाता है, तो उस कंडीशन में उसकी बाउल की प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाती। पेशेंट को लग्जेटिव्स दिए जाते हैं एग्जामिनेशन से 2 दिन पूर्व, जैसे कैस्टर ऑयल है या फिर डल्कोलेक्स की टैबलेट्स हैं या चारकोल की टैबलेट्स। ठीक है। बाउल को एग्जामिनेशन से पूर्व 2 बार वॉश करवाया जाता है, एक तो एग्जामिनेशन से पूर्व वाली नाइट में और एग्जामिनेशन से 2 घंटे पूर्व 2 बार वॉश करवाया जाता है बाउल को एनेमा के द्वारा। एंड पेशेंट से कंसेंट फॉर्म साइन करवाया जाता है सहमति पत्र पे, और पेशेंट को किसी भी प्रकार की ज्वेलरी होती है उसको हटा दिया जाता है, और पेशेंट को एक हॉस्पिटल गाउन दिया जाता है पहनने के लिए। तो इस प्रकार से पेशेंट की प्रिपरेशन होती है। देन हम बात करते हैं इसके प्रोसीजर या टेक्निक की, किस प्रकार से इस प्रोसीजर को हम आगे बढ़ाते हैं। तो दिस एग्जामिनेशन में बी परफॉर्म्ड एज ए सिंगल और डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी। इस एग्जामिनेशन को हम या तो सिंगल कॉन्ट्रास्ट के रूप में कर सकते हैं, या फिर इसे हम डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी के रूप में परफॉर्म कर सकते हैं। सेपरेटली किसी एक स्टडी को हम यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर दोनों स्टडीज को कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाने से पहले पेशेंट जो ही रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आता है तो उसकी प्रीलिमिनरी फिल्म ली जाती है उसकी बाउल की प्रिपरेशंस को देखने के लिए। एंड उसके बाद में पेशेंट को सिम्स पोजीशन के अंदर लिटाया जाता है फ्लोरोस्कोपिक टेबल के ऊपर, और उसके बाद में जो रेक्टल ट्यूब मिलर ट्यूब ली जाती है उस मिलर ट्यूब में से जो एयर होती है उसको रिमूव किया जाता है, और ग्लव्स पहन के उस जो ट्यूब होती है उसकी जो टिप होती है जिसको बोलते हैं यहाँ पर इनेमा टिप, उसको लुब्रिकेंट जेली उसके ऊपर लगाई जाती है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर लोकल एनेस्थीसिया भी इसके ऊपर अप्लाई किया जाता है इस टिप के ऊपर। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू रिलैक्स इनस एंड डायरेक्ट द टिप ऑफ ट्यूब अप्रोक्सीमेट 3 to 4 सेंटीमीटर टुवर्ड द एम्बलाइकस। पेशेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है इनस को रिलैक्स करने के लिए। उसके बाद में जो ट्यूब का टिप होता है उसको लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर एम्बलाइकस की तरफ डायरेक्शन दी जाती है, उसको इंसर्ट किया जाता है। एंड उसको आगे बढ़ाते हुए एडवांस्ड
द टिप 3 to 4 सेंटीमीटर सुपीरियरली एंड स्लाइटली एंटीरियरली। सुपीरियरली मतलब पीछे की तरफ और थोड़ा आगे की तरफ बढ़ाते हुए ट्यूब को 3 से 4 सेंटीमीटर आगे की तरफ इंसर्ट किया जाता है। और उसके बाद में टैप द ट्यूब इन पैलेस टू प्रिवेंट स्पिल आउट। ट्यूब के ऊपर एक टेप लगा दी जाती है ताकि जो ट्यूब है बाहर की तरफ स्पिल आउट नहीं हो सके। एंड इंश्योर एनेमा बैग इज नो मोर देन 60 सेंटीमीटर अबव द टेबल। और ये सुनिश्चित करना चाहिए हमें कि जो एनेमा बैग है वो टेबल से 60 सेंटीमीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए ये बैग, ठीक है। उसके बाद में जो प्रोसीजर है इसकी सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी है या डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी है, उसको यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंगल कॉन्ट्रास्ट एनेमा की। तो सिंगल कॉन्ट्रास्ट एनेमा क्यों किया जाता है? सिंगल कॉन्ट्रास्ट एनेमा किया जाता है लार्ज अबनॉर्मलिटीज को डिमॉन्स्ट्रेट यानी कि डायग्नोस करने के लिए। और इसके अंदर क्या करते हैं, लो डेंसिटी का जो बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है जिसकी डेंसिटी होती है 30% वेट बाय वॉल्यूम, उसको लेफ्ट लैटरल पोजीशन के अंदर इन्फ्यूज किया जाता है। उसके बाद में जैसे ही कॉन्ट्रास्ट से जो रेक्टम है वो फुल होता है तो जो कैथेटर होता है यानी वो ट्यूब होती है उसको क्लैम्प कर लिया जाता है, दबा लिया जाता है। और उसके बाद में एक स्पोर्ट फिल्म ली जाती है उस रेक्टम की लेटरल पोजीशन के अंदर, ठीक है। पहले पेशेंट इन प्रोन पोजीशन विथ कंटिन्यू इन्फ्यूजन एंड टेक फ्रंटल व्यू ऑफ रेक्टम। उसके बाद में इसको इन्फ्यूजन को कंटिन्यू किया जाता है और पेशेंट को प्रोन पोजीशन के अंदर लिटाया जाता है और फिर वापस रेक्टम की फ्रंटल पोजीशन के अंदर व्यू लिया जाता है रेक्टम का, ठीक है। एंड उसके बाद में पेशेंट को फिर वापस प्रोन पोजीशन में लिया जाता है और उसकी ओब्लिक राइट साइड डाउन पोजीशन के अंदर एक स्पॉट फिल्म ली जाती है जो कि रेक्टोसिग्मोइडल कर्व को देखने के लिए ली जाती है या रेक्टोसिग्मोइडल कोलोन को देखने के लिए ली जाती है, ठीक है। उसके बाद में पेशेंट को प्रोन ओब्लिक लेफ्ट साइड डाउन पोजीशन के अंदर लिया जाता है, उसके स्प्लेनिक फ्लेक्सर को देखने के लिए एक फिल्म ली जाती है इस पोजीशन के अंदर। उसके बाद में पेशेंट को टर्न किया जाता है राइट साइड डाउन ओब्लिक पोजीशन के अंदर और फिर एक और फिल्म ली जाती है, वो ली जाती है हेपेटिक फ्लेक्सर को देखने के लिए, क्योंकि इस पोजीशन के अंदर जो बेरियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो हेपेटिक फ्लेक्सर के अंदर इंट्रोड्यूस होता है, हेपेटिक फ्लेक्सर के अंदर चला जाता है और उसके बाद में इसके हेपेटिक फ्लेक्सर की यहाँ पर स्पॉट फिल्म लेते हैं। एज रिफ्लेक्स सीन इन आइलियोसिकल जंक्शन, जैसे ही जो कॉन्ट्रास्ट है आइलियोसिकल जंक्शन के लेवल पर पहुँचता है और वो रिफ्लेक्स होकर वापस आता है जंक्शन से, तो उस दौरान उसको देखा जाता है और उसकी वहाँ पर उसी समय रिफ्लेक्स जैसे ही दिखता है रिफ्लेक्स तो उसी दौरान एक स्मॉट फिल्म ली जाती है उस आइलियोसिकल जंक्शन को देखने के लिए। टेक फिल्म ऑफ इंटायर कोलोन इन सुपाइन पोजीशन, इसके बाद में पेशेंट की पूरे कोलोन की इमेज ली जाती है सुपाइन पोजीशन के अंदर और उसके बाद में पेशेंट के जो अंदर जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट किया है उसको ड्रेन आउट कर लिया जाता है बाहर एनेमा बैग के अंदर और उसके बाद में रिमूव द ट्यूब यानी ट्यूब को रिमूव कर लिया जाता है और एक पोस्ट इवैक्यूएशन फिल्म ली जाती है कॉन्ट्रास्ट को बाहर निकालने के बाद में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी की, यानी कि डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी कब की जाती है और किस प्रकार से की जाती है। तो डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडी इज परफॉर्म टू विजुअलाइज म्यूकोसल पैटर्न रिलेटेड डिजीज, यानी कि जो म्यूकोसा से रिलेटेड उसकी डिजीज होती है लार्ज इंटेस्टाइन की, उनको देखने के लिए ये डबल कॉन्ट्रास्ट एनेमा परफॉर्म किया जाता है। तो कोलोन इज फर्स्ट फिल्ड विथ बेरियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया, तो जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले पेशेंट को कोलोन को बेरियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया से फिल किया जाता है रेक्टल ट्यूब के द्वारा या मिलर ट्यूब के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में जो कॉन्ट्रास्ट है उसको ड्रेन आउट कर लिया जाता है वापस बैग के अंदर एनेमा बैग के अंदर। तो इससे क्या होता है जो कोलोन की वाल है उसके अंदर बेरियम की एक थिन लेयर कोटेड हो जाती है और उसके बाद में ऐसा करने के बाद में कोलोन के अंदर एयर या फिर CO2 को हैंड पंप या फिर न्यूमेटिक बल्ब की सहायता से पंप किया जाता है और एयर पंप करने के बाद में जो कोलोन है वो एक्सपेंड हो जाता है और उसके बाद पेशेंट को हम क्या करते हैं 20 mg का बस्कोपन इंजेक्शन या फिर 1 mg का ग्लूकागोन इंजेक्शन पेशेंट को लगाते हैं और उसके बाद में जितनी भी प्रकार की जो रेडियोग्राफिक इमेज होती है स्पॉट फिल्म्स की सीरीज होती हैं वो टेकन आउट की जाती है, जैसे कि रेक्टम है, रेक्टोसिग्मोइडल कोलोन है, हेपेटिक फ्लेक्सर है, स्प्लेनिक फ्लेक्सर है, असेंडिंग कोलोन है, डिसेंडिंग कोलोन है, सीकम है,
और आइलियोसिकल जंक्शन है। तो ये सभी प्रकार की स्पोर्ट फिल्म्स रेडियोलॉजिस्ट के सुपरविजन के अंदर ली जाती है, रेडियोलॉजिस्ट के देखरेख में ली जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस फिल्म के लिए कौन सी पोजीशन दी जाती है पेशेंट को। ये डिफरेंट टाइप की ऐसे स्पोर्ट फिल्म यहाँ पर टेकन आउट की जाती है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सिंगल कॉन्ट्रास्ट फिल्म है एंड ये डबल कॉन्ट्रास्ट फिल्म है। यहाँ पर हम यहाँ पर दोनों में विभेद कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है, ब्लैक शैडो दिख रहा है, वो एयर का दिख रहा है। ये एक प्रकार की डबल कॉन्ट्रास्ट फिल्म है। इसके अंदर किसी प्रकार का जो ब्लैक शैडो लार्ज इंटेस्टाइन का नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस की, यानी कि किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस, कठिनाइयाँ आती है इस प्रोसीजर में। लीकेज ऑफ बैरियम फ्रॉम इन अनसस्पेक्टेड परफोरेशन, किसी अनसस्पेक्टेड परफोरेशन से बैरियम लीकेज हो सकता है। पेशेंट को अपेंडिसाइटिस हो सकता है, यानी कि उसकी अपेंडिक्स है उसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है बैरियम की वहाँ पर फिल होने से। बाउल के अंदर परफोरेशन हो सकता है उस मिलर ट्यूब के द्वारा। एंड ट्रांजिएंट बैक्टीरियमिया हो सकता है पेशेंट को, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है एक तरह का। एंड साइड इफेक्ट ऑफ फार्माकोलॉजिकल एजेंट, जो बस्कोपेन या फिर ग्लूकागोन का आईवी इंजेक्शन देते हैं उसके साइड इफेक्ट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं पेशेंट के अंदर। एंड आफ्टर केयरिंग की बात करें हम यहाँ पर, तो पेशेंट को अंदर हमने बहुत सारी अत्यधिक मात्रा में क्या है यहाँ पर फ्लूइड पेशेंट के अंदर रेक्टम में इन्फ्यूज़ किया था, तो उस फ्लूइड के कारण पेशेंट को डायरिया हो सकता है, ये पेशेंट को इन्फॉर्म किया जाता है। और साथ ही ये वॉर्न किया जाता है पेशेंट को कि जो उसके फिसेस स्टूल है, मल है, वो 2 या 3 दिन के लिए वाइट चौकी होगा। एंड पेशेंट मस्ट नॉट लीव द डिपार्टमेंट अंटिल एनी ब्लड विजन प्रोड्यूस्ड बाय बस्कोपन विल नॉट रिजोल्व, जब तक पेशेंट ब्लड विजन को अच्छे से रिजोल्व नहीं कर लेता है जो कि बस्कोपन के इंजेक्शन के द्वारा उत्पन्न होती है, तब तक पेशेंट को डिपार्टमेंट से नहीं भेजा जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये आज की वीडियो लेक्चर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो कैसी लगी आपको वीडियो लेक्चर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो लेक्चर अच्छी लगी तो वीडियो लेक्चर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन से आप अपडेट रहें। आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।